न्यूटन सेकेंड लॉ, जहां पर हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन करेंगे, यानी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके दिखा देंगे। और ये वो चीज है जो आप अपने सीनियर क्लास के बच्चों की बुक में देखते थे और सोचते थे बड़े हाई फाई फिजिक्स है आगे। अब आप भी वो सीनियर बन चुके हैं, आपको मजा आएगा। यहाँ पे कुछ भी कैलकुलस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लीनियर इक्वेशंस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कभी कभी शायद क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ेगी, बस। ना ही इंटीग्रेशन ना ही डिफरेंशिएशन। पहले अजम्पशंस देख लेते हैं। पॉइंट मास यहां पर हम लोग मान रहे हैं, पूरा ब्लॉक बना है, आप इसे पॉइंट मास जैसा ले रहे हैं। जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसके और इसके बीच में दो सरफेसेस जो हैं वो फ्रिक्शनलेस है। आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं ऐसा मतलब सेटअप दिखा सकता हूं आपको, ठीक है। तो ये जो दो सरफेसेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ये हमारा अजम्पशन है, जबकि असली में ऐसा नहीं होता। और कोई भी एयर ड्रैग नहीं है। जैसे आप स्कूटर चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो आपको बहुत तेज हवा लगती है, वही हवा एयर ड्रैग होती है। लेकिन यहां पे अजम्पशन है कि कोई एयर ड्रैग नहीं है। और एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स, ये तो अपने न्यूटन सेकंड लॉ से आ गया। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या करते हैं, फोर्स को एक फैंसी नाम देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन हम लोग जान चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, इसलिए हम लोग फोर्स वर्ड ही यूज करेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि भाई एक्सेलरेशन और फोर्स जो है वो सेम ही डायरेक्शन में होती है। तो वेक्टर के हिसाब से बना ले तो ऐसा, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन को कॉपी करेगा, ठीक है। यानी अगर इधर फोर्स है तो इधर ही एक्सेलरेशन होगा। अब पुलिंग के लिए फोर्स बना देते हैं, ये तो अप्लाइड फोर्स F हो गया, और पुशिंग के लिए ये हो गया। आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, यहां पे सेंटर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि ये पॉइंट मास है। तो आप चाहें तो ये वेक्टर इसके अंदर तक ले जाते, आप चाहें तो ये पॉइंट है यहां तक बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल आप देखेंगे कि आपको ऐसा देखने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये F है और ये भी F है, तो वेक्टर है। आप चाहे इस साइड लगाइए चाहे इसको यहां खिसका दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पैरेलल शिफ्टिंग हो रही है। इसके अलावा एक और फोर्स लगेगी यहां पर, वो होगी W, यानी इसका वेट। वेट को हम लोग क्या लिखते हैं, mg। ये भी तो मास इनटू एक्सेलरेशन हुआ है ना, और यहां पे भी हो गया mg। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, नॉर्मल रिएक्शन। कुछ बुक्स में उसे n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, कुछ में कैपिटल R से, ठीक है। तो आपकी बुक कैपिटल R दे रही है तो मैं वैसे ही कर लूंगा। कभी कभी मैं भी n लिख दूंगा क्योंकि मेरी आदत n लिखने की है, तो आप समझ जाइएगा क्या हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन को समझने के लिए फिर से हम अपने डायग्राम के पास जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये डब्बा है, इसको इस सरफेस पे रखा जा रहा है, आराम से रेस्ट किए ले रहा है। अगर ये डब्बा लोहे का भी होता तब भी ये इस बुक पे रख जाता, लेकिन अगर ये सरफेस वाटर की होती तो ये डब्बा उसमें डूब जाता। अगर ये सरफेस दही की होती, कर्ड की, तो ये लोहे का होता तो ये शायद डूबना शुरू कर देता, अगर ये काफी भारी होता। तो जो सरफेस होती है उस पर ये mg का धक्का लगाता है ऐसे, उसी तरह सरफेस भी इस पर धक्का लगाती है ऐसे। दोनों आपस में जो धक्का लगाते हैं वो बैलेंस हो जाता है, तो ना ये इसके अंदर डूबता है और ना ही ये इसको फाड़ता है। नॉर्मल रिएक्शन की ये खास बात होती है, ये अपने आप को mg के हिसाब से बैलेंस करता रहता है। जैसे जैसे mg बढ़ता जाता है वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाता है। अभी थोड़ा और समझिए, तो ये mg हो गया, ये तो नीचे हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन अपना ऊपर हो गया, ठीक है। ये हो गया r, उसी तरह यहां पे हो गया r। तो मेरा कहना यह है कि जैसे जैसे m बढ़ता जाएगा g तो उतना ही रहेगा, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट अर्थ में हो रहे हैं। तो जैसे जैसे m बढ़ता जाएगा वैसे वैसे
आर भी अपने आप को बढ़ाता जाएगा। जैसे आप फिर से अपनी दही वाली सरफेस में आइए, तो अगर बहुत बढ़िया से दही जमा हुआ है, उसमें जाकर ऊपर मच्छर बैठ जाता है, तो मच्छर अंदर नहीं, मच्छर के पैर गपते नहीं है, वो नहीं डूबता है, तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन मच्छर के वेट के बराबर है, दही ने सह लिया। फिर हम लोग अगर एक सिक्का रख देते हैं, कॉइन रख देते हैं उसके ऊपर, तो कॉइन को भी शायद दही बैलेंस कर लेगा अगर बड़े ध्यान से रखा गया। लेकिन अब हम उसमें 1 किलो का बाट रख दें, 5 किलो का मांस रख दें, बिल्कुल सॉलिड लोहा, तो वो दही सह नहीं पाएगा, वो नीचे चला जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। अगर सरफेस वुड की है या सरफेस खुद आयरन की है, तो बहुत ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन देने के लिए वो सक्षम है। ठीक, अब यहां पर हम लोग ये मानेंगे कि ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ये वाला पॉइंट ऐसा कहता है। तो मान लीजिए कि डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमारा ए ऐसा है, इसका मास m है मास m आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहां पे m लिख दे रहा हूं मैं। m फोर्स नहीं है, याद रखिएगा, है ना, जितने एरो बने हैं वो फोर्स है। तो एक तो हमारी इक्वेशन हो गई हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन हो गई F इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें आप चाहें तो वेक्टर ना भी लगाएं। और वर्टिकल वाली इक्वेशन हो गई क्या, R इज इक्वल टू एम जी। कहने का मतलब इसमें जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है उसमें केवल एक ही फोर्स की वजह से आ रहा है, तो F इज इक्वल टू एम ए और R बैलेंस करता है mg को। आप देखिए जो इक्वेशंस ये दोनों यहां पे वैलिड हैं, यही दो इक्वेशन यहां भी वैलिड है। आप यहां पे अपना एक अलग से एक्सेलरेशन बना सकते हैं, m को मार्क कर सकते हैं और एक्सेलरेशन आ गया मान लीजिए इस डायरेक्शन। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए की जरूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि इधर भी F इज इक्वल टू एम ए उतना ही ट्रू है, R इज इक्वल टू एम जी उतना ही ट्रू है। अच्छे से कॉपी करिए। अब F इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन से ही आप चाहें तो A को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? A इज इक्वल टू F बाई एम, कोई नई बात नहीं है। अब मान लीजिए कि इसी तरह की इन दोनों कंडीशंस को मिला के एक मैंने ऐसी कंडीशन बना ली जहां पुश पुल सब कुछ हो रहा है ना, ये पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में पुल करे दे रहा है। माना कि F1 और F2 मिलकर कम से कम F3 से ज्यादा होंगे, मान लिया। अगर आपने नहीं माना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब नेट फोर्स क्या होगी, मतलब एक तरीके से इस फोर्स और इस फोर्स को मिला के एक नेट फोर्स आप बना सकते हैं। तो आप इस बॉडी को चाहें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें और अपनी तरफ से फोर्स F मान लें, जहां पे आप F इज इक्वल टू लिख सकते हैं F1 को पॉजिटिव, F2 को पॉजिटिव और F3 को नेगेटिव। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि भाई ये एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन। तो नॉर्मल वेक्टर कन्वेंशंस जो हैं वो मैंने यहां पे लिख ली है। अब मान लीजिए कि इस बॉडी, पूरे बॉडी को मैंने ये पॉइंट मास मान लिया, और जैसे इसका एक्सेलरेशन हो रहा होता तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स माना है। और इसका मास m था, मास m है। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है तो आप R और mg भी बना दें। F इज इक्वल टू एम ए यहां पे भी वैलिड होगा, एम ए इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस F3। F आप अपनी तरफ से लाए थे, M आपको दिया गया है, F1 F2 F3 आपको दिया गया है, तो अब दिक्कत नहीं है। A इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस F3 डिवाइडेड बाई M। ऐसे आप इस वाले क्वेश्चन में आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही मतलब सिंपल चीज है ये। अब जब आपको 6 महीने हो जाएंगे तब आप सोचेंगे तो ये सब बचकानी चीज, इसको धीरे धीरे क्यों बताया सर ने, बट अभी जरूरी है। नो प्रॉब्लम। इस बार क्या हो रहा है, फोर्स हमारी किसी एंगल पे लगाई जा रही। कौन से एंगल पे? थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ द फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसी होगी? जो अपनी जमीन है, सरफेस है, उसके पैरेलल होगी।
और सरफेस को भी हम हॉरिजॉन्टल ही मान के चल रहे हैं अभी तक। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक ब्लॉक को इस एंगल पे खींचा गया, जैसे ये आंटी इस पूरे ब्लॉक को इस एंगल पे ले जा रही है। ट्रॉली बैग इस तरह डिजाइन करने से क्या होता है, थोड़ा व्यक्ति को झुकना नहीं पड़ता है, आदमी को ना झुकना पड़ता है और ना ही उठाना पड़ता है। तो वो रखा भी रहता है जमीन में, और यहाँ पे रोलर लगा देते हैं, पहिए लगा देते हैं, तो जमीन में रखा भी है और आप केवल उसको गाड़ी की तरह खिसका रहे हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है आपके लिए। ओके, तो अब यहां पर हम अपनी फोर्सेस को फिर से बनाते हैं। इसका मास m है, नीचे आ गया mg। अब अपना जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो R देगा, लेकिन इस बार R इज इक्वल टू mg नहीं होगा, यही आपको ध्यान देना है। फोर्स F है, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा से जुदा वाला साइन थीटा, ये हम लोग याद कर चुके हैं। थीटा के साथ वाला F कॉस थीटा और थीटा से अलग वाला F साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं R प्लस F साइन थीटा जो है वो दोनों ऊपर है और mg नीचे है। इस तरफ से तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, तो जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो F cos थीटा। अच्छा, एक बार आपने इस लाल वाले F को काले वाले F sin थीटा और F cos थीटा में तोड़ दिया तो आप इसको भूल जाएंगे, ये है ही नहीं, रेड वाला है ही नहीं। अब जितनी ब्लैक फोर्सेस बनी है वही है, तो हॉरिजॉन्टल में और कोई नहीं है, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, वो F cos थीटा की वजह से होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, F cos थीटा इज इक्वल टू ma। जो भी हॉरिजॉन्टल होगा, ये किसके लिए है, ये वाली इक्वेशन हो गई हॉरिजॉन्टल के लिए। अब वर्टिकल के लिए क्या होगी, वर्टिकल में 1, 2 और 3 चीजें, इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसकी अलग डायरेक्शन है। तो आप क्या करेंगे, R प्लस F साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ये दो इक्वेशन बन गई। अब आपका मन कर रहा है तो आप A इज इक्वल टू F cos थीटा बाई m निकाल सकते हैं, यहां से आप नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। अब इस सिचुएशन और इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कि F जो है हम धीरे धीरे नीचे लाते जाते और थीटा को 0 कर देते, थीटा को 0 कर देते तो ये ऐसा हो जाता। अब इन इक्वेशन में आप थीटा को 0 डाल दीजिए, cos 0 कितना होता है 1, तो ऊपर वाली इक्वेशन कैसी हो गई, F इज इक्वल टू ma, F cos 0 है, साइन 0 क्या होता है 0, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो R इज इक्वल टू mg। शाबाश, यानी कि हम लोगों ने जो ये इक्वेशन वेरीफाई की, इन इक्वेशन से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जो स्पेशल केस आया वो वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये इक्वेशन इस सिचुएशन को भी रिकन्फर्म कर रही है। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं। ये वाला, ये फोर्स लाल वाली F है, जैसे ही हमने कंपोनेंट बनाए, F साइन थीटा, F cos थीटा, mg और R, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये बॉडी को नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, तो इसीलिए इसका F sin थीटा जो है वो नीचे, यहां देख रहे हैं जहां एरो ये है वहीं एरो ये है, वहीं एरो ये है। ये एक तरीके से हम लोगों ने पैरेललोग्राम वाला लॉ लगाया है यहां पर, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब ध्यान दीजिएगा कि R ऊपर है लेकिन F sin थीटा भी नीचे, mg भी नीचे, तो R ऊपर है, F sin थीटा प्लस mg हो गया, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये मच हो गया है तो मैं एक बार और ऐसे बना देता हूं। ये हो गया आपका F sin थीटा, ठीक है। ये वाला हो गया आपका R और mg हो गया नीचे। इसीलिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम ही हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे अलग से फ्री बॉडी डायग्राम नाम से एक टॉपिक भी आ जाएगा। और ये बना दिया हम लोगों ने F cos थीटा।
अब इसके मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है। अब क्योंकि लाल वाले को हमने cos थीटा और sin थीटा में रिजॉल्व कर दिया था, तो लाल वाले को गायब कर दिया। अब देखिए वर्टिकल में r बैलेंस कर रहा है f sin थीटा और mg को, हॉरिजॉन्टल में जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, f cos थीटा की वजह से। तो फिर से f cos थीटा इज इक्वल टू m। तो पहली इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन दूसरी इक्वेशन में चेंज आ गया। इन दोनों में अंतर है भाई, है ना। तो बस बढ़िया से कॉपी कर लीजिए। अब एक सवाल है आपके सामने जहां पर एक ही ब्लॉक में तीन तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 और F3। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है और ये किसी एंगल पे। एंगल भी आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, सबके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। हमें एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन बताना है। अब इसी का जब FBD बनाएंगे तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन हम अपनी तरफ से R ऊपर बना देंगे, ठीक है, और अपनी तरफ से mg नीचे लगा देंगे। मतलब कुछ भी हो, r और mg तो अपना ऐसे लग जाएंगे। बाद में ये f1 cos थीटा sin थीटा वो सब बात की बात है, ठीक है। अब इसको आप आराम से f1 लिख लीजिए, 2 न्यूटन बाद में लिख लेंगे। और इस की जगह रेड वाला जो ये है, चलो ये भी वैसे ही लिख दिया f3, लेकिन इस f2 की जगह हम f2 cos थीटा और f2 sin थीटा बनाएंगे, ठीक है। तो f2 cos थीटा यहां आ जाएगा, मैं ब्लैक कर रहा हूं उन्हें, cos 30 डिग्री, और वो ऊपर जाएगा f2 sin 30 डिग्री। बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा हूं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f1 और f2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या है, F किसका सम है, F1 प्लस F2 cos 30 डिग्री। F की जगह आप ma लिख सकते हैं, F1 की जगह आप 2 न्यूटन लिख दें, F2 की जगह आप 10 न्यूटन लिख दें। cos 30 डिग्री होता है √3/2, नहीं, हाँ, √3/2, ठीक है भाई। m की जगह भी आप 5 रख देंगे, तो 5 टाइम्स a हो गया, ठीक है, ये कट गया, ये हो गया 5। तो 5a इज इक्वल टू 2 + 5 √3। अगर आपको √3 को 1.7 रखना है तो आप रख सकते हैं यहाँ पे 1.732 वैसे तो होता है, लेकिन मैं केवल 1.7 रखता हूँ, छोटी कैलकुलेशन रख रहा हूँ। तो 8.5 और 2 10.5, a इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई 5। तो एक्सेलरेशन आ गया लगभग 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब बात आ जाती है नॉर्मल रिएक्शन की, वो भी कर लेंगे। कैसे, नॉर्मल रिएक्शन में F3 नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, चलो F3 नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, और R ऊपर की तरफ, F2 sin थीटा ऊपर की तरफ। नीचे वालों को एक साइड लिख लिया, ऊपर वालों को एक साइड लिख लिया, ठीक है। R प्लस F2 sin 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। F3 हमें कितना दिया हुआ है, 4, M कितना दिया है, 5, G कितना है, 10, ठीक है। R निकालना है, F2 कितना है, 10, साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये हो गया 5 है। तो ये एक तरीके से 50 + 4 हो गया 54, 54 में से 5 गया ऐसा, तो R आपका आ गया कितना, 49 न्यूटन। तो इस तरह से इनकी सॉल्विंग की जाती है। फिर से ध्यान दीजिए, जो यहां पे एंगल में था उसको हम लोगों ने जो एंगल में था उसको हम लोगों ने 2 में तोड़ दिया। 2 में तोड़ दिया तो यहां थोड़ी भीड़ हो गई वेक्टर्स की,
और जो हॉरिजॉन्टल थे वो सब एक ही डायरेक्शन में थे, तो सबको पॉजिटिव में ही रख लिया। नेट में जो यही फोर्स है, यही एक्सेलरेशन ma मतलब एक्सेलरेशन ला रही है, तो इसलिए इसको हमने ma के बराबर इक्वेट कर दिया। और यहां तो और भी आसान है कि अपवर्ड वाले हम लोगों ने रख लिए यहां और डाउनवर्ड वाले हम लोग ने रख लिए यहां, आर निकाल लिया। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे जाके देखिए, और दूसरी बार अगर आप कर रहे होंगे तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा। इस पूरे सवाल में मैंने एक गड़बड़ी की है कि m की जगह m 10 kg दिया गया था और मैंने सारा कैलकुलेशन 5 kg से कर दिया है। तो अब मैं क्वेश्चन ही बदल देता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आप कमेंट्स में मुझे 10 kg के हिसाब से आंसर बताएं। ब्लॉक ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, ये एंगल थीटा है। स्मूथ है मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। सबसे जरूरी बात कि mg जो होगा वो ऐसे रहेगा। लेकिन इस बार जैसे हम लोग इधर देखते थे, इधर बड़ा आराम रहता था हॉरिजॉन्टल में, mg नीचे और mg को बैलेंस करने की कोशिश करता हुआ नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसमें हमारा ब्लॉक रखा हुआ। इस बार सरफेस ऐसी है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, है कि नहीं। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, हम लोग आर से पढ़ रहे थे, है ना, आर से ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि ये ऐसा नहीं कि हम एफ फोर्स से खींच रहे हैं या यहां गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। mg जो है वो डिवाइड हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब डाउट आता है कि कहां थीटा आएगा, इसमें थीटा आएगा या इसमें थीटा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा नीचे तक खींच लो, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा। अब करते करते याद भी हो जाएगा, ये क्या है, mg साइन थीटा, ये क्या है, mg कॉस थीटा। बस, मस्त है। तो अब यानी कि इसको mg साइन थीटा को रोकने वाला कोई नहीं है, तो mg साइन थीटा क्या करेगा, इसे नीचे गिरा देगा। हाँ, r और mg कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, इसीलिए ना नॉर्मल रिएक्शन इसे बाहर फेंके दे रहा है और ना ही mg कॉस थीटा इसे अंदर ले जा पा रहा है। मतलब मान लीजिए ये सरफेस दही की बनी होती तो ये अंदर घुसने लगता है। तो इसलिए R इज जस्ट सफिशियंट टू मैनेज mg cos थीटा और टू बैलेंस mg cos थीटा। तो R इज इक्वल टू mg cos थीटा कर सकते हो, इससे कुछ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं, ये ही पूरा एक्सेलरेशन यही दे रहा होगा, है कि नहीं। जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा mg साइन थीटा की वजह से आ रहा होगा। तो ma is equal to mg sin theta. Force is equal to mg sin theta. Force which is responsible for the acceleration is equal to mg sin theta. mm कट गया तो acceleration हो गया g sin theta. अब कुछ बुक्स में क्या करते हैं, उनको अच्छा लगता है ऐसा करना, वो इक्वेशन 1 को और 2 को आपस में रेशियो ले लेते हैं, मतलब साइन थीटा को ऊपर रखते हैं। साइन थीटा को ऊपर रखने में थोड़ा फायदा भी रहता है, क्या, mg cos थीटा। mg cos थीटा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, ये उल्टा करके लिख दिया यहां पे, ठीक है, और इसको यहां लिख दिया ma। तो यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ma अपॉन r।
इसका फायदा तब होगा जब फ्रिक्शन भी काम आएगा, क्यों इसमें पूछा गया है कितना एंगल होगा कि ये जस्ट खिसकने लगे। अभी तो जब तक ये फ्रिक्शनलेस है बच्चों, जब तक ये स्मूथ है, तब तक ये डिग्री, ये अगर 1 डिग्री भी होगा तो भी ये नीचे गिर जाएगा। जरा सा सरफेस टेढ़ी होगी तो ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ME अपॉन R। तो ये भी इस समय ज्यादा काम की चीज नहीं है, लेकिन ऐसा साइन थीटा कॉस थीटा से tan थीटा बनाने वाला काम हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग एक्सेलरेशन डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। जैसा पिछला केस था उसमें एक और एक्स्ट्रा काम किया कि अब फोर्स लगा दी गई अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी तरफ से। दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स, थोड़ी मोटी करे दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे mg है वो नेचुरल है यार, mg तो हमेशा ही होगा, r भी नेचुरल है वो हमेशा होगा, और mg है तो उसके 2 कंपोनेंट भी हमेशा होंगे। लेकिन ये अपवर्ड फोर्स लगाना हमारी इच्छा पे है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। अब अपवर्ड फोर्स अगर लगा रहे हैं तो कई केस बनेंगे। F इज ग्रेटर देन mg साइन थीटा, भाई हम तगड़ी फोर्स लगाए, ऊपर खींच ले इसको। F इज लेस देन mg साइन थीटा, हम फोर्स छोटी मोटी लगा दे, छोटी फोर्स लगाएंगे तब भी mg साइन थीटा डोमिनेंट होगा, ये नीचे ही आएगा। जब F डोमिनेंट होगा तो ये ऊपर जाएगा। और हम बिल्कुल ऐसे लगा दें कि F इज इक्वल टू mg साइन थीटा, बिल्कुल बराबर ही है दोनों। इसमें भी 2 बातें होंगी, एक तो एट रेस्ट और एक होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी सब डिस्कस करेंगे। देखिए ये वाला आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया, मेरे पास जो बुक है उसमें ये सब तो नहीं है, लेकिन अब हो सकता है आपकी में हो। ठीक है, अब F इज ग्रेटर देन mg साइन थीटा, यानी कि अब ऊपर जाएगा ये। जब ये ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? F माइनस mg साइन थीटा। ये समझिएगा, कौन जीत रहा है? F जीत रहा है। कौन हार रहा है? mg साइन थीटा हार रहा है। किसकी चल रही है? F की चल रही है, ME। ठीक है, अब यहां पे एक तो ये बैलेंसिंग वाली इक्वेशन हो गई, और दूसरी अपनी हमेशा की तरह R बराबर mg cos थीटा। यहां कोई नया काम नहीं हो रहा, ठीक है। R इज इक्वल टू mg cos थीटा। यहां पे आपका मन कर रहा है A इज इक्वल टू F माइनस mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई m। ठीक है, आप बिल्कुल यहां से जो रिजल्ट आया उससे गेस कर सकते हैं कि यहां पे आ जाएगा A इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस F डिवाइडेड बाई m। कोई शक? सही है? यस सर। अच्छा, अब यहां पे बराबर है, तो यहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन, अरे भाई कोई चीज रुकी हुई है तो एक्सेलरेशन 0 है, कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही तब भी एक्सेलरेशन 0 ही है। सारी बातें आ गई समझ में? यस सर। अब यहां पर अगर F अपना डोमिनेंट है तो नेट एक्सेलरेशन F की डायरेक्शन में होगा। अगर mg साइन थीटा डोमिनेंट है इसके जैसा, तो नेट में एक्सेलरेशन हमारा इस साइड होगा। तो इसको मैं A ना लेके A डैश करे दे रहा हूं। अब शायद ज्यादा आपको सही लगेगा, अलग अलग केस बन रहे हैं। और चाहे इधर आप F इज इक्वल टू mg साइन थीटा कर दीजिए, यहां भी A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहां भी A डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसा होगा। अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कभी भी कोई बॉडी अगर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रही है तो उसके 2 भविष्य होते हैं, या तो वो वहीं रुक जाएगी या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। आपके मन में सवाल आएगा क्यों, जब सारी फोर्सेस बैलेंस हैं और ये 0 हुआ जा रहा है, नेट फोर्स 0 हो रही है। भाई F माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू 0,
तो फिर ये चल क्यों रही है? जब कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो चल क्यों रही है? इसको समझने के लिए आप अपने ट्रक पे जाइए, जो हम लोग हमेशा कानपुर ट्रांसपोर्ट वाला बनाते हैं। जब अपना ड्राइवर उससे चाबी निकाल दे, मान लीजिए ट्रक की, चलते हुए ट्रक से चाबी निकाल दी उसने, तब भी ट्रक थोड़ी देर रोल करते हुए जाएगा और रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा। यानी कि जब जब ट्रक चल रहा था तब भी फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो अगर ट्रक अपना 20 मीटर पर सेकंड की मस्त वेलोसिटी से चल रहा है, उस समय ऐसी स्थिति होगी, जितना फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा है उतना ही फोर्स ट्रक का इंजन लगा रहा होगा, जिससे कि ट्रक आगे चले। तो फोर्स बाय फ्रिक्शन इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ इंजन। तो इस तरह से दोनों फोर्सेस बैलेंस होने के बाद अपना ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, और रेस्ट में होने का भी मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है। इस बार फोर्स इज अप्लाइड डाउनवर्ड अलोंग द प्लेन, मतलब कि mg sin थीटा भी ऐसे चल रहा है और हम अपनी तरफ से फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। कितने बेवकूफ हैं, जो काम अपने आप हो रहा है उसके लिए फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये केस करना है तो कर लेते हैं। जो भी एक्सेलरेशन आ रहा होगा, अब यार mg sin थीटा और f दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अब ऊपर एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता, नीचे ही होगा। नीचे होगा तो ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f प्लस mg sin थीटा। a क्या हो जाएगा? f प्लस mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m। अच्छा, इसमें कुछ लोग f बाई एम प्लस जी साइन थीटा ऐसा भी कर देते हैं, बट मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक और नया काम क्या? वही पुराना काम कि r इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, है ना? तो ये हमेशा चलता रहेगा, हर केस में ये सही था। तो लिख लीजिए, अब तीनों केसेस को समराइज कर लेते हैं। कोई फोर्स नहीं लग रही, मैंने क्या किया है, mg बनाया ही नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले में ही सारा चेंजेस आ रहा है, इसलिए mg sin थीटा ऐसे आ रहा था अपना। इसी की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, तो ma इज इक्वल टू mg sin थीटा। यहाँ ये इक्वेशन होगी, एक्सेलरेशन आप निकाल लेंगे। यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, तो कुछ भी हो सकता है, f माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, f mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। ये केस 1 है, ये केस 2 है। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, केस 1 केस 2। और केस 3 था कि f माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और यहां पे क्या हो रहा था, फोर्स अपनी डाउनवर्ड ही लग रही थी अलोंग mg sin थीटा, अलोंग द स्लोप। तो यहाँ पे f प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma हो जाएगा। a यहां से आप निकाल लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, हम लोगों ने ऐसा कुछ बनाया था कि एक ब्लॉक लिया, उसका मास m है, उसमें फोर्स लगाया तो F बराबर m। कोई नहीं बात नहीं। कोई आदमी चाहे तो जो बॉडी है उसको एक सिंगल पॉइंट बना दे और उसमें F लगा ले और यहाँ m लिख दे, तब भी F इज इक्वल टू m। वैसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे दो बॉडी है, एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है और एक फोर्स दोनों को खींच रहा है, मतलब रेलगाड़ी टाइप कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। तो
फ्री बॉडी डायग्राम की जो थ्योरी होती है वो ये कहती है कि आप इसको अलग कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए, इस पे फोर्सेस बैलेंस कर लीजिए, इस पे फोर्सेस बैलेंस कर लीजिए और आपके सब आंसर आ जाएंगे। जाहिर है कि रस्सी जो है हमारी, जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, जैसा हम लोग पुली में पढ़ते थे क्लास 10th में। अब यहां पर टेंशन लगेगी टी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो जब ऐसी पुली थी तो एक आंटी जी यहां से खींच रही थी इसको, आप बोलेंगे आंटी जी के 4 हाथ नहीं 2, ठीक है, आंटी खुश है और इसको खींच रही थी तो ये बाल्टी ऊपर जा रही थी। टेंशन टेंशन, दोनों टेंशन एक दूसरे को देख रही थी, है ना, दोनों टेंशन एक दूसरे को देख रहे थे। तो इसको अगर सीधा कर दिया जाए, दोनों टेंशन एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों टेंशन एक दूसरे को देख रहे हैं, सही चल रहा है। तो फ्री बॉडी की अप्रोच, वैसे मैं तो ऐसा ही बनाना पसंद करता हूं, अलग अलग, कुछ लोग पॉइंट बना देते हैं, वो भी सही है, वो भी अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। M2 नीचे लिख देते हैं M1। अच्छा, नीचे जो फोर्सेस हैं वो भी आप बना सकते हैं, मतलब M1G और फिर उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन एक्सेलरेशन अगर डिटरमाइन करना है इस पूरे सिस्टम का, यहाँ पे अच्छा सवाल क्या होगा, सवाल ये रहेगा कि आप इसका एक्सेलरेशन बताइए और आप स्ट्रिंग के बीच में टेंशन बताइए। अच्छा, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन स्ट्रिंग का होगा, वही एक्सेलरेशन इसका होगा। ये फोर्स कुछ नहीं है, दिस इज नॉट अ बॉडी, ये तो इनविजिबल फोर्स है, मतलब दिखाई नहीं दे रही हो। ये भी हो सकता है कि यहां भी एक स्ट्रिंग बांध दे, उसमें खींचे, तो अलग बात है। खैर, अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें केवल एक ही फोर्स लग रही है, ये टेंशन, और कुछ नहीं लग रहा। देखो तुम, है ना, दिस इज M1। इधर दो काम हो रहा है, ये फोर्स लगा रहा है F इधर, और ये फोर्स लगा रहा है टेंशन इधर। देखो, ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू M1A। यहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे नेट में एक्सेलरेशन ऐसा होगा, तो एक्सेलरेशन आ रहा है M2 का, तो M2 इंटू A इज द नेट फोर्स ऑन इट। नेट फोर्स, अब ये फोर्स इतनी मजबूत है कि ये आगे को चला जा रहा है, तो जाहिर है कि F मस्ट बी ग्रेटर देन T, नहीं तो ये आगे चलेगा ही नहीं तो T जीतने लगेगा, और जैसे ही T जीतने लगेगा रस्सी सिकुड़ जाएगी और टेंशन भी खत्म हो जाएगा। जब भी रस्सी सिकुड़ जाएगी तो टेंशन खत्म हो जाएगा। स्लैब्ड स्ट्रिंग बोला जाता है ऐसे को। तो M2A जो है वो आ रहा है F के जीतने से और टेंशन के हारने से। बस, अब ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, आप चाहें तो T को उसमें रख दें, चाहें तो दोनों इक्वेशन जोड़ दें, जैसा मर्जी आपको। ठीक है, मैं उसको रखना पसंद करता हूं। तो M2A इज इक्वल टू F माइनस M1A। M1 प्लस M2 ब्रैकेट में A, इसको इधर पहुंचाया, और A इज इक्वल टू F बटे M1 प्लस M2। एक होशियार बच्चा कहेगा कि सर स्ट्रिंग आपने कहा है मासलेस है, मैं क्या करता हूं, इस पूरे सिस्टम को एक ही ब्लॉक मान लेता हूं, M1 प्लस M2, और F से खींचा जा रहा है, F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA, M की जगह है M1 प्लस M2, F इज इक्वल टू MA, ये वाली देख सकते हो। तो ऐसे भी कोई समझ सकता है। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, काम हो गया, लेकिन टेंशन कैसे निकाले? एक्सेलरेशन को यहां पे पुट कर दिया जाए, है? T इज इक्वल टू M1 F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2।
ठीक है। एक दूसरा तरीका है, आप इस एक्सेलरेशन को इधर पुट कर दें, तब भी आपका टेंशन आ जाएगा। करिए जरा, देखो भाई, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। मैंने कहा था आप एक्सेलरेशन को इस वाली इक्वेशन में लिखिए तो एक नई सी चीज आ जाएगी। कुछ भी नई चीज नहीं आएगी, मैंने आपको थोड़ा बेवकूफ बनाया था। नई चीज तब आएगी जब हम लोग खींचने की डायरेक्शन को ही उलट दें, इसको इधर खींचने लगे। देखो जल्दी से, T इज इक्वल टू M2A, यहां पे भी सेम मतलब एक्सेलरेशन कुछ और होगा, ये डैश ले सकते हो, A1 ले सकते हो, मैं A ही ले रहा हूं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, F जीता जा रहा है, F माइनस T इज इक्वल टू M1A। F इसको उठा के इसमें रखा, F इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये तो नया नहीं है, ये तो वैसे ही दिख रहा है, लेकिन अब इसको उठा के आप इसमें रखिए, तो T इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई F इंटू M1 प्लस M2। उधर M1 था, है ना, यही फर्क मैं आपको दिखाना चाहता था। M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, सॉरी इस बार M2 है ना, इस बार M2 है, उस बार M1 था। अब पहले तो लाल बक्सा, इंपॉर्टेंट जो यहां पे ऑब्जर्वेशन है कि आप जिस भी ब्लॉक से खींचेंगे उसके उल्टे आएगा यहां पे, है ना। M2 पे फोर्स डायरेक्टली लग रहा था तो यहां पे M1 आया, M1 पे फोर्स डायरेक्टली लग रहा था तो यहां पे M2 आया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यानी कि भारी वाले की तरफ से अगर खींचेंगे, मान लो ये बड़ा भी बना है, तो भारी वाले की तरफ से खींचेंगे तो टेंशन कम होगी, और हल्के वाले की तरफ से खींचेंगे तो टेंशन ज्यादा होगी। और ये तो सही बात है, ट्रक अगर कार को खींचे तो रस्सी नहीं टूटेगी, और कार अगर ट्रक को खींचे तो रस्सी टूट जाएगी। इस बार हम लोग पुल नहीं कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और फोर्स होता ही है क्या, पुश या फिर पुल। यहां पे जब ये छोटा वाला बड़े वाले को धक्का देगा तो बड़ा वाला मना करेगा, जो मना करेगा उसी चीज को नॉर्मल रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन इसे भी आप कह सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं इसको। और यही इसी का उल्टा यहां पे लगेगा, तभी ये सरफेसेस डिस्टर्ब नहीं हो रहे। तो F यहां पे भी, F यहां पे, F फ्रिक्शन नहीं है यहां पे, F इज इक्वल टू कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉर्मल रिएक्शन होता है ना। ये जैसे देखो, जब कोई चीज अर्थ पे रखी है या टेबल पे रखी है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ। n इज, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन हम लोग R लिखते हैं, R इज इक्वल टू mg लिखते थे, उसी तरह F इज इक्वल टू F ही लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। यहां पर mg नहीं हो सकता क्योंकि यार g हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ी होती है। तो अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम लोग, तो ये जो F है वो इस वाली बॉडी पे लग रहा है, ये आपको समझना होगा, है ना। तो M1 को मिली एक फोर्स कौन सी, ये वाली F, और दूसरी फोर्स मिली छोटी वाली F। इसको कोई नहीं चला रहा है, केवल कांटेक्ट फोर्स ही चलाए दे रही, जो धक्का मिल रहा है वही इसे चलाए दे रहा है। तो चाहे अंदर बना लो चाहे बाहर बना लो, एक ही बात।
ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो दोनों का एक ही होगा, पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन तो सेम होगा। तो F माइनस एफ इज इक्वल टू m1a, F इज इक्वल टू m2a। ठीक है, इस F को यहां रख दो, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। कोई नई बात नहीं, ऐसा तो वहां भी आ चुका था। ठीक है, अच्छा, अब हमारा काम रहेगा कि हम कांटेक्ट फोर्स निकाल लें। तो इस एक्सेलरेशन को यहां रख लो, तो m2 डिवाइडेड बाय, अब तो सीख गए हो तुम लोग, जल्दी कर सकता हूं मैं, F। ठीक है ना, इसको उठा के यहां रख दिया, m2 बाहर आ गया। अब यहां पे कुछ बातें सीखने वाली है। अगर हम लोग इस कांटेक्ट फोर्स की जगह ऐसे फोर्स लगाते, तब ये केवल यही चला आता, वो वहीं रह जाता। यहां पे देखो, इस पुल फोर्स को अगर, गलत बोल दिया बेटा मैंने, ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, सॉरी, इस पुश फोर्स को ऐसे लगाने की बजाय पुल फोर्स बना देते, तो केवल यही अकेले चला आता। और यहां पे इस पुल फोर्स की जगह इसे पुश फोर्स बना देते, तो केवल यही चला आता और रस्सी अपनी स्लैक कर जाती। फिर ये जब टच कर जाता तो ये दोनों एक साथ चलने लगते, तब इस केस और उस केस में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि रस्सी तो अपनी मास, दो बॉडीज ली, m1 m2 मास की, स्ट्रिंग से जोड़ा और एक पुली के अराउंड लगा दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि m2 बड़ा है, दिख भी रहा है, भारी है, तो ये ऐसे होगा, तब भी टेंशन है, दोनों ऊपर ही की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो m1g तो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, m2g हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, यहां पे टेंशन ऊपर की तरफ है और यहां पे टेंशन ऊपर की तरफ है। लेकिन एक बात होगी, ये ऐसे जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे टेंशन की जीत हो रही होगी, तब तो एक्सेलरेशन ऊपर है, और यहां पे m2g की जीत हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन नीचे है। यही बात याद रखना, जिसकी जीत हो वो पॉजिटिव होगा। तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, जिसकी जीत हो वो पॉजिटिव होगा। m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। ठीक है, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ दो। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से लिख लो। जोड़ोगे तो टी टी कट जाएगा, जी कॉमन ले लो, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी, आ गया एक्सेलरेशन। अब टेंशन निकालने का भी मन कर रहा होगा, टेंशन निकालने के लिए क्या करिए, T इज इक्वल टू ऐसा कर दीजिए, है यहां से। इस बार थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। T इज इक्वल टू m1g प्लस m1a। इस a की जगह ये पूरा रख दो, T इज इक्वल टू m1g प्लस m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई
M2 प्लस M1। ठीक है, और सॉल्व करेंगे। जो सबसे नीचे लिखा था उसको एक बार फिर से ऊपर लिखा। इन दोनों से एक्सेलरेशन का रिजल्ट तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। अब और ध्यान देते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए सब जगह, M2 प्लस M1। ठीक है, अब ये M2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो M1 M2G, ये M1 Yes, इससे मल्टीप्लाई होगा M1 स्क्वायर G, M1 M2G माइनस M1 स्क्वायर G। बस बात खत्म। अब ये कट रहा है, ये 2 बार आ गया, बस। so 2 हो जाएगा। हाँ, T इज इक्वल टू 2 टाइम्स M1 M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। मर्जी है G बगल में लिख लो। तो इन दोनों इक्वेशन से एक ये रिजल्ट आया, इन दोनों इक्वेशन से एक ये रिजल्ट आया। इन दो बॉडीज के फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये भी सबसे बेसिक केस है पुली का, और ये बहुत जगह काम आता है। आपको क्या याद रखना है, ये और ये नहीं याद रखना, आप सिर्फ ये 2 बातें याद रखिए, या एक ही बात है, ये 2 बातें याद रखिए। एक और चीज बताइए, अगर यहां पर टेंशन टीटी है, ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, बता पाएंगे? वो हो जाएगा T प्लस T टू T। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखिएगा। ये चीज बुक में नहीं है, बट ऐसी चीज हम लोग ने 10th में पढ़ी थी, पुली वाले चैप्टर में, मशीन्स में। देखिए, आप पढ़ चुके हैं ये, आप पढ़ चुके हैं ये, अब ये जो है ये इन दोनों को मिला के बनाया गया है, नहीं? चलिए इसको स्टडी करते हैं। यहां पे दोनों टेंशन पुली की तरफ देखती रहेंगे, सबसे पहली बात, क्योंकि टेबल फ्रिक्शनलेस है ऐसा हमारा अजम्पशन है, तो ये नीचे की तरफ गिरने लगेगी। नीचे की तरफ गिरने लगेगी तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसका ये दोनों मैंने रेफरेंस के लिए बनाए थे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब इसी पे काम करेंगे जो करेंगे। यहाँ पे टेंशन टी थी, 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 है? अच्छा, इसको भी अलग से बना लेते हैं एक बार, फ्री बॉडी में फिर से बनाते हैं ना। ये हो गया M2G, टेंशन T, टेंशन T। इसमें तो कुछ M2G लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन M1G लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन से वो बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको कौन चला रहा है, केवल टेंशन चला रहा है। T इज इक्वल टू M1A, एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन ऐसे होगा, इसका एक्सेलरेशन ऐसे होगा, है? ये नीचे ही तो जाएगा भाई, ये अगर फ्रिक्शनलेस है तो एक ही भविष्य है कि ये इसको गिरा देगा, ये तो खींच नहीं पाएगा वापस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन जीत रहा है, टेंशन हार रहा है, यहाँ पे M2G जीत रहा है, इसलिए M2G को इज्जत दे रहे हैं, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। T की जगह M1A यहाँ पे रख दीजिए। वैसे आपके काम की बस यही 2 इक्वेशन है, ये 2 बनाना आपने सीख लिया, आपका सवाल हो गया, बाकी सब तो बस प्रूव दैट है। जब भी सवाल आएंगे तो यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी, तो इन्हीं दोनों पे वैल्यूज रख दीजिए, जो निकालना होगा वो निकाल लेंगे आप। M2G माइनस M1A इज इक्वल टू M2A।
m2g इज इक्वल टू ए ब्रैकेट m1 प्लस m2. a इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाइड बाय g. ठीक है, बढ़िया है. अब नई टूल टेंशन निकाली जाए. सबसे आसान ये है, इसको उठा के उसमें रख दो. टेंशन इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई a. बस ये भी हो गया. इस क्वेश्चन में एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है. मासेस दोनों दिए हुए हैं, स्ट्रिंग लगी हुई है पुली से होते हुए. हमें ये बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा. यहाँ पे ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, हमें कुछ पता नहीं है. तो एक्सेलरेशन जब भी बताएंगे तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण उसका डायरेक्शन भी हमको बताना होगा. फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर सारी इक्वेशंस जो है m1 m2 t और थीटा में ही बताएंगे. उसके बाद वैल्यूज रख लेंगे, नाम कर लेंगे. ठीक है, तो इसका वाला बनाना तो काफी आसान है. नीचे जाएगा mg m2g और ऊपर जाएगा टेंशन और कोई फोर्स ही नहीं है. इसमें थोड़ा सा मेहनत इसी में बना ले रहा हूं. ये क्या हो जाएगा m1g, ये क्या हो जाएगा m1g cos थीटा. cos थीटा की कुछ खास जरूरत नहीं है, आगे जब फ्रिक्शन सीखेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी. तो m1g sin थीटा. m1g sin थीटा हम लोगों को इधर मिल रहा है, टेंशन उधर मिल रहा है. हम मान लेते हैं कि ये मोशन ऐसे अपनी तरफ से. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा तो हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा. बस ये करना है. तो अब हमने मान लिया है कि एक्सेलरेशन ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे. ठीक है, तो यहां पर टेंशन जीत रहा है और यहाँ पे m2g जीत रहा है. यहाँ ऐसे जाएगा तो यहाँ पे टेंशन हार रहा है और यहाँ पे टेंशन जीत रहा है. तो इसके लिए इक्वेशन क्या हुई, t माइनस ये है, t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a. इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a. ठीक है, एक्सेलरेशन ही पहले निकाल लेते हैं. दोनों को ऐड कर लीजिए. m2g माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2a. ठीक है, अब m2 क्या है हमारे पास 2a की, g 10, m1 3, g 10, साइन 30 डिग्री 1/2, m1 3, m2 2. एक्सेलरेशन पता नहीं. ठीक है, बहुत अच्छी चीज है. 5 कटेगा भी शायद, ये 5 हो गया. ठीक है, तो अब उसके बाद ये 20 माइनस 15 बहुत ही छोटी वैल्यू है. तो हम लोगों का जो assumption है वो सही था, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो इसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा और इसका एक्सेलरेशन अलोंग ग्रेविटी होगा. तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे आपको लिख लेना चाहिए. मैग्नीट्यूड दोनों के एक्सेलरेशन का बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है. बहुत बढ़िया. अब टेंशन भी निकाल लीजिए. ये वाली इक्वेशन आसान लग रही है तो इसी से टेंशन निकाल लो. T इज इक्वल टू m2g माइनस m2a. m2 कितना है 2, g कितना है 10, m2 कितना है 2, g कितना, a कितना है 3. तो 20 माइनस 6
कितना हो गया 14। तो टेंशन आ गई अपनी 14 न्यूटन। है ना आसान सवाल। तो मेन चीज यही है आपको सीखना कि आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बनाना सीखें। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और ये दोनों इक्वेशन बनाना सीखिए। काम हो गया, सब कुछ सीख चुके हैं आप। यहां अच्छी बात क्या हुई कि जो ये वाला है 2 kg मास, 2 kg मास 3 kg मास को ही नीचे खींचे ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है। बहुत कम फ्रिक्शन अगर यहाँ पे प्रेजेंट भी होता तब भी हो सकता है ऐसे होता, और अगर फ्रिक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता तो फिर ये सिस्टम रुका रहता। बट जब फ्रिक्शन आएगा तब उसी केस में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया। वही मासेस है, वही एंगल है, लेकिन अब इस बार ये वर्टिकली नहीं लटका हुआ है, ये भी इंक्लाइंड प्लेन में। ठीक है, ये 90 डिग्री है, अल्फा 1 आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो पक्का है कि अल्फा 2 कितना होगा? बोलो भाई, अल्फा 2 आ जाएगा 60 डिग्री। कोई विशेष काम नहीं कर पाए हम लोग। अब लेकिन वो जरूरी है, टेंशन बना लो ऐसे। ठीक है, टेंशन लाल थी क्या? चलो लाल बना दो। टेंशन वैसे भी अच्छी चीज नहीं है तो लाल रखो उसे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? सब देखिए, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आपको देखना है कैसे चलेगा। ये रहा टेंशन। अब इसमें देखो, mg ऐसे जाएगा, mg ऐसे जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और डिटेल में समझ लें। m1g इसके काम का क्या हो जाएगा? m1g साइन अल्फा 1, और यहां पे कैसा हो जाएगा? m2g, और ये भी हो जाएगा m2g साइन अल्फा 2। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख सकते हो कि जो एंगल ये है वही एंगल ये वाला होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा आप ये याद भी कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है वो साइन में आता है, अगर हमें ये पता है तो, है ना। अच्छा, अब उसके बाद आप यहां पे लिख लो m1g साइन अल्फा 1, m2g, ये फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, साइन अल्फा 2। मान लो कि ये ऐसे ही जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में आप मान लीजिए एक्सेलरेशन यहां है और एक्सेलरेशन यहां है। ठीक है, तो अब ये ऐसे जा रहा है तो यहां पे टेंशन हार रहा है। गलत बोल दिया मैंने, ये ऐसे जा रहा है तो यहां पे टेंशन जीत रहा है और यहां पे टेंशन हार रहा है। समझ गए कि नहीं भाई? ऐसे अगर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी टेंशन जीत रही है इस जगह, और इधर ऐसे ये वाला ऐसे जा रहा है, यानी यहां पर m2g साइन अल्फा 2 जीत रहा है। ठीक है, कुछ लोग ये सारी वैल्यू शुरू में ही रख लेते हैं। मैं पसंद करता हूं कि पहले अल्फाबेट्स में बनाया जाए फिर नंबर्स रखे जाए, अपना अपना तरीका है। तो यहां पे इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? t माइनस m1g साइन अल्फा 1 इज इक्वल टू m1a। यहां पे क्या हो जाएगा? m2g साइन अल्फा 2 माइनस t इज इक्वल टू m2a। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। बस यही करना है, ऐड कर लो भाई। तो m2g साइन अल्फा 2 माइनस m1g साइन अल्फा 1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई a। m2 की जगह 2, g की जगह 10, साइन अल्फा 2 यानी कि साइन 60 डिग्री √3/2, और m1 की जगह 3, g की जगह 10, साइन अल्फा 1 यानी कि साइन 30 डिग्री 1/2, 3 प्लस 2a। ठीक है, सब सही चल रहा है। ये गया, ये काटा 5 आया। ठीक है,
अभी 10√3 बना रहने दो, बाद में देखते हैं। 10√3 माइनस 15, अब देखो 5 भी काट देगा, है ना? तो यहां से 5 कॉमन लेके काट सकते हो, तो 2√3 माइनस 3, ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। अब आप चाहो तो 1.732 रख लो यहाँ पे और मतलब डेसिमल में निकाल लो। तो डेसिमल में आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया यानी हमने ये जो डायरेक्शन मानी थी सही मानी थी। अब इसी एक्सेलरेशन को हम लोग इधर रख देते हैं और इनको एक साइड कर लिया, इसको इधर कर दिया और ये इक्वेशन में m1 रख दिया, g रख दिया, साइन 30 डिग्री रख दिया, एक्सेलरेशन यहां से उठा लिया, सब कुछ पुट अप किया, ये भी आ गया डेसिमल में 16.392 न्यूटन। यानी हमने टेंशन भी निकाल लिया और हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया।